जय हिंद। यूट्यूब के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। क्या पढ़ेंगे इसमें कि आखेट खाद्य संग्रह यानी आखेट यानी शिकार करते थे और फल फूल कंदमूल ये जो इकट्ठा करते थे, कैसे कैसे फिर भोजन को जो है किस तरह से भोजन का उत्पादन करने लगे, यानी आरंभिक मानव के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, यानी किस प्रकार से जो आदि मानव था सबसे पहले आखेट शिकार करता था, खाद्य संग्रह किया करता था, फिर धीरे धीरे जो है किस प्रकार से अस्थायी जीवन की ओर बढ़ा। इस अध्याय में इसी का अध्ययन करेंगे। ठीक, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझिएगा। यह अध्याय क्या कह रहा है कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यानी जो आरंभिक मानव था सबसे पहले क्या करता था। प्रीवियस क्लास में क्या बताए थे, अध्याय 1 याद कीजिएगा। अध्याय 1 क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसमें क्या बताए थे। जो मानव था आरंभिक मानव शिकारी था। कैसा था, नर्मदा नदी के किनारे, देखिए नर्मदा नदी के किनारे जो कई लाख वर्ष पहले से लोग रहते थे, इसमें जो लोग रहते थे कैसे थे, कुशल संग्राहक थे, यानी जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे और अपने भोजन के लिए जड़ फल फूल कंदमूल ये सब क्या करते थे, इकट्ठा क्या करते थे और शिकार करते थे। तो अध्याय 2 में इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, आरंभिक मानव के बारे में। किसके बारे में, आरंभिक मानव के बारे में अध्ययन करेंगे कि आरंभिक मानव जो था किस प्रकार से शिकारी जीवन से धीरे धीरे जो है भोजन उत्पादन करने लगा और अस्थायी जीवन की ओर बढ़ा। तो आइए सबसे पहले आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, बताइएगा। यदि आपके पास नोटबुक है तो नोट करते जाइएगा, या नहीं तो पुस्तक लेकर के बैठे और सबसे पहले आप खुद ना पढ़ें, एक बार रीडिंग करके आएँ और उसके बाद क्लास करें, फिर जा कर के एक बार पढ़ें, इस तरह से। तो आइए आरंभिक मानव के बारे में अध्ययन करते हैं। आखिर आरंभिक मानव जो थे इधर उधर क्यों घूमते थे। तो देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। यानी हम जो है आरंभिक मानव कितने साल पहले रहा करते थे, 20 लाख साल पहले जो है रहा करते थे। क्या बोल रहा है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। किस नाम से, आखेट खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। यानी जो 20 लाख साल पहले जो रहा करते थे इस उपमहाद्वीप में, उसे हम किस नाम से जानते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक। आखेटक यानी शिकार करते थे, खाद्य संग्राहक यानी फल फूल कंदमूल जो है ये सब इकट्ठा क्या करते थे, भोजन के लिए। तो भोजन के लिए जो थे, कैसा था भोजन, इनका शिकार करके और खाद्य यानी जो जंगल के फल फूल कंदमूल ये सब थे इकट्ठा क्या करते थे, इसलिए इसे क्या नाम पड़ा, आखेटक खाद्य संग्राहक। कितने साल पहले, 20 लाख साल पहले नाम से जानते हैं। और भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर, भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी आखेटक खाद्य संग्राहक नाम कैसे पड़ा, क्योंकि भोजन का जो इंतजाम करते थे वो शिकारी करके और संग्रह करके करते थे, इकट्ठा करते थे। इसीलिए आरंभिक मानव को क्या नाम दिया गया, आखेटक खाद्य संग्राहक। ध्यानपूर्वक एकदम समझते जाइएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा।
आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। देखिए, आमतौर पर जो है खाने के लिए जो जंगली जानवरों का क्या करते थे, शिकार किया करते थे, इसीलिए इन्हें क्या बोला गया, आखेटक। मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा क्या करते थे, यानी भोजन इंतजाम किस प्रकार से करते थे, इनका विधि क्या था, तरीका क्या था भोजन इंतजाम करने का। तो आरंभिक मानव जो थे वो शिकारी करते थे, भोजन इंतजाम करने के शिकार करते थे, और मछलियाँ भी पकड़ते थे, चिड़ियाँ पकड़ करके खाते थे, और फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे, ये सब क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। इकट्ठा यानी कि जमा क्या करते थे, संग्रह क्या करते थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, आखेटक खाद्य संग्राहक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं आखेटक जो है खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे, यानी इनका जीवन जो था घुमंतु जीवन था। कैसा था, घुमंतु जीवन। तो आखिर इधर उधर क्यों घूमा करते थे, क्यों घूमा करते थे। तो आखेटक खाद्य संग्राहक जो समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, यानी क्यों घूमते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे। आरंभिक मानव यानी आदि मानव जो थे, आखेटक खाद्य संग्राहक के समुदाय के लोग जो थे एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, तो इसका क्या कारण था। तो ऐसा करने के जो है कई कारण थे। पहला कारण क्या है, अगर ये एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तो पहला कारण बोलना है कि भोजन की तलाश में क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग एक ही जगह पे रहेंगे ज़्यादा दिनों तक तो आसपास के, क्योंकि भोजन बनाना तो जानते नहीं, उत्पादन करना नहीं जानते थे, तो क्या होगा कि ज़्यादा दिनों तक रहते थे एक ही जगह, तो क्या करते थे, वहाँ के आसपास के जो पौधों थे, फल, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए जो भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पे जाना पड़ता था। पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि जानवर जो है अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे जाया करते होंगे। दूसरा कारण यह बता रहा है कि जानवर जो होते हैं अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए, जैसे जानवर है शेर, मान लीजिए शेर बकरी का शिकार करते पीछा करते करते दूसरी जगह पे चला जाता है, या अन्य जानवर जो है चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और ये जो आरंभिक मानव थे ये जानवरों का पीछा करते करते एक जगह से दूसरी जगह चले जाते होंगे। तो दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, और इसी का पीछा करते करते जो है आदि मानव यानी आखेटक खाद्य संग्राहक के लोग जो है धीरे दूसरी जगह पे चले जाते थे पीछा करते करते। तो इनका जो जीवन था घुमंतु कैसे था, पहला कारण बताएं कि भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दूसरा कारण क्या बताएं कि जानवरों का पीछा करते करते चले जाते थे। और तीसरा कारण देखिए, इस पुस्तक में 4 कारण दिया गया है, चारों ध्यानपूर्वक समझिएगा और हो सके तो नोट डाउन भी करते चलिएगा। देखिए, तीसरा कारण यह कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। जाहिर सी बात है कि पेड़ और पौधों में जो फल फूल क्या आते हैं अलग अलग मौसम में आते हैं, जैसे आम, केला, इस तरह का देखिए जितना भी फल है अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फल देखने को मिलते हैं, सब्जी इस तरह के।
तो जितने भी हैं अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के सब्जी उगते हैं और फल लगते हैं। और तीसरा कारण में बोलना है कि पेड़ पौधों में जो है फल फूल अलग अलग मौसम के हिसाब से आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, यानी मौसम के अनुसार जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तीसरा कारण। चौथा कारण क्या है? यह पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। यदि पानी नहीं मिले तो पानी के कारण जो है बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं होगा। और पानी कहाँ मिलता है? पानी झीलों के पास या झरनों या नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी सूखता, कभी नहीं सूखता। कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। यहाँ बोला जा रहा है कि चौथा जो कारण है, आरंभिक मानव क्यों घूमते थे इधर उधर, तो सीधे सीधे समझना कि पानी की तलाश में। पानी जो है कहाँ मिलता है? झील, झरना, तालाब, नदी, इन सब में मिलता है। लेकिन कुछ नदी का पानी जो है बारिश के मौसम में ही मिल पाता है, कुछ में। कुछ झील, नदी में पानी जो है बारिश के बाद ही मिल पाता है, कुछ में नहीं मिलता है, और कुछ जो है सूखता ही नहीं है। तो इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे जो है बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। तो देखिए एक बार मैं इसका थोड़ा सा बना देते हैं, आप नोट कीजिएगा। देखिए, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, लिखिएगा। आखेटक खाद्य संग्रह, इसको आप इस तरह से हेडिंग लगा लीजिएगा। आरंभिक मानव जो है, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे। फिर ये इधर उधर क्यों इधर उधर क्यों उधर क्यों घूमते थे, क्यों घूमते थे। आरंभिक मानव जो थे ये इधर उधर क्यों घूमते थे। देखिए, आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, तो इसमें लिखिएगा क्यों घूमते थे। तो पहला कारण, कारण क्या लिखिएगा? पहला कारण लिखिएगा, कारण, कारण में पहला लिखिएगा भोजन की तलाश में। क्या लिखिएगा? भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में, भोजन की तलाश में जाते थे। और दूसरा जानवरों का पीछा करते करते, जानवरों का पीछा करते हुए पहुंच जाते थे दूसरी जगह पे। और तीसरा कारण क्या बताएं? तीसरा कारण था मौसम के अनुसार। तीसरा कारण क्या बताए थे? मौसम के अनुसार, मौसम के अनुसार, क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फल और फूल आते हैं, इसीलिए मौसम के अनुसार जो है दूसरी जगह स्थान बदलते रहते थे। और चौथा कारण क्या बताएं? पानी की तलाश में, पानी की तलाश,
पानी की तलाश में। तो 4 कारण बोलना है। आरंभिक मानव जो इधर उधर क्यों घूमते थे, तो आरंभिक मानव जो है इधर उधर क्यों घूमते थे, कारण क्या है, 4 कारण। पहला भोजन की तलाश में, दूसरा जानवरों का पीछा करते हुए चले जाते थे, और तीसरा मौसम के अनुसार जो है जगह बदलते रहते थे, और चौथा पानी की तलाश में। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जो है जानकारी कैसे मिलती है। देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आरंभिक मानव के बारे में जो है जानकारी कैसे मिलती है, यानी पता कैसे चलता है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। क्या मिली है, पुरातत्वविद जो है, पुरातत्वविद कौन होते हैं, प्रीवियस क्लास में बताएं। अध्याय 1 में क्या, कब, कहाँ और कैसे। अध्याय 1 में बता चुके हैं कि पुरातत्वविद किसे बोलते हैं। पुरातत्वविद उसे बोलते हैं जो आरंभिक मानव जो या वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो उपयोग में लाई गई है। एक बार फिर से देखिए, बता देते हैं पुरातत्वविद किसे बोलते हैं। देखिएगा, पुरातत्वविद जो क्या होते हैं, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पुरातत्वविद। यानी इन सब ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो होता है क्या कहलाता है, पुरातत्वविद कहलाता है। देखिए आरंभिक मानव जो है के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यानी आखेटक खाद्य संग्राहक जो थे, इन सब का जो है निर्माण और उपयोग, ऐसे वस्तु का उपयोग और निर्माण करते थे, वैसी वस्तु मिली है किन्हें, पुरातत्वविदों को। उसी के आधार पर जो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी किससे मिलती है, यानी पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। यानी पुरातत्वविद क्या करते हैं, उस समय के जो मानव थे जो वस्तु का उपयोग करते थे और जिनका निर्माण करते थे उनका अध्ययन करते हैं। कौन, पुरातत्वविद। और उसी के आधार पर जो है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो जानकारी का स्रोत क्या है, उस समय के जो मानव थे जिन वस्तुओं का निर्माण करते थे और उपयोग करते थे, उसी के आधार पर जो है पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं कि इस प्रकार का जीवन रहा होगा। जैसे देखिए, काम के लिए लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए हो। मान लेते हैं कि पत्थर और लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। देखा जाए तो उस समय के मानव जो है किसका प्रयोग करते थे, पत्थर, हड्डी, लकड़ी और हड्डी के औजार। यहाँ से क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि आरंभिक मानव जो है किन औजार जो बनाते थे किन किन चीज़ों से। तो क्या बोलना है, पत्थर से और लकड़ी से और हड्डियों से औजार बनाते थे। ये जो बात करने पूरा पाषाण काल की, उसके बाद बात करेंगे मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल बदलती जलवायु, उसके बाद फिर एक नवीन जीवन शैली, फिर नवपाषाण काल की बात करेंगे। तो पूरा पाषाण काल में लोग जो थे यानी आरंभिक मानव जो थे वो औजार बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, तो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों का प्रयोग करते थे औजार बनाने के लिए। इनमें से पत्थरों के औजार देखा जाए तो आज भी बचे हैं, और इनमें से कुछ औजारों का उपयोग जो है, और आखिर ये औजार बनाते थे तो इसका उपयोग किन चीज़ों में करते थे। औजार बनाते थे तो कुछ औजारों का उपयोग जो फल फूल काटने के लिए, यहाँ से नोट डाउन कीजिएगा। औजार का प्रयोग जो है, पहला फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, और दूसरा पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। तो ये जो है औजारों का प्रयोग काटने के लिए और खाल उतारने के लिए,
और छाल निकालने के लिए। जैसे फल फूल काटने के लिए हड्डियाँ काटते थे, और मांस काटने के लिए, और पेड़ों की जो छाल होता है उसे, और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ के साथ क्या हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा देते थे। जैसे ये औजार है, और औजार के इधर देखिएगा तो मुट्ठे लगा दिया जाता है जिससे पकड़ने में क्या आसानी हो। तो कुछ के साथ जो हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। लकड़ियों, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, कुछ औजार से लकड़ी भी काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग किसके लिए करते थे, तो ईंधन के रूप में। लकड़ियों का उपयोग जो करते थे ईंधन के साथ साथ उनसे झोपड़ियाँ भी बनाते थे। झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया करते थे। तो यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, देखिए सबसे पहले बनेगा कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो बताना है आरंभिक मानव जो उस समय जिन वस्तुओं का उपयोग करते थे उन्हीं वस्तुओं के आधार पर जो है पुरातत्वविद आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। और उस समय जो क्या बनाते थे, तो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाते थे। और पत्थरों के औजार जो आज भी बचे हैं, तो औजार क्यों बनाते थे, किसके लिए उपयोग करते थे औजार का, तो बोलना है औजार का उपयोग जो है काटने के लिए। तो क्या चीज़ काटने के लिए, फल फूल, हड्डियाँ, मांस काटने के लिए, और दूसरा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। और कुछ के साथ जो है हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जिसे हथियार बनाते थे। किस प्रकार के हथियार बनाते थे, तो भाले जिसे और बांध जिसे हथियार बनाते थे, और साथ ही उसमें हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर, ठीक। और कुछ औजारों से लकड़ियाँ भी काटी जाती थी। और लकड़ियों का उपयोग किस रूप में करते थे, तो ईंधन यानी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में करते थे। और झोपड़ी बनाते थे लकड़ी से, और औजार भी लकड़ी का बनता था। 3 चीज़ से ये ध्यान देना है। औजार जो है किन किन चीज़ों से बनाते थे, तो पत्थर से, हड्डी, लकड़ियों से और हड्डी से। देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है, देखिएगा क्या है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता है। ये जो है इसका उपयोग जड़ों के खोदने के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग देखिए सिलाई, जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग जो करते थे जानवर के खाल को क्या करते थे, सिल करके जो पहनते थे, ठीक। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब आइए समझते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान ये पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। यानी लाल त्रिकोण वाले स्थान जो ये हैं पूरा स्थल है जहाँ किसका साक्ष्य मिला है, आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले। आइए देखते हैं मानचित्र में, यह मानचित्र 2, इसमें क्या बोला, लाल त्रिकोण वाले स्थान देखना है। लाल त्रिकोण वाले स्थान क्या, पूरा पाषाणिक स्थल, इसे क्या बोलते हैं, पूरा पाषाणिक स्थल। तो देखिए कौन से, कहाँ पे, एक यहाँ है कुरनूल के गुफा और हुसगी, और तीसरा देखिए क्या दिख रहा है, भीमबेटका। तो ये स्थान कौन सा है, पूरा पाषाण काल के। किस काल के, पूरा पाषाण काल। यानी लाल त्रिकोण वाले जो स्थल है पूरा स्थल, या आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण यहाँ से मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कुरनूल गुफा मैप में देखना है। कुरनूल गुफा, हुसगी और भीमबेटका ये तीनों किस पाषाण काल के स्थल है, तो क्या बताना है, पूरा पाषाणिक काल। यानी आरंभिक मानव आखेट खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण कहाँ से मिले, भीमबेटका, हुसगी और कुरनूल गुफा से, ठीक। तो लाल त्रिकोण वाले स्थान ये पूरा स्थल हैं जहाँ से आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं, तो क्या बताना, भीमबेटका से, हुसगी से और कुरनूल की गुफा से। भीमबेटका, हुसगी, कुरनूल गुफा से
इसका प्रमाण मिला है। आखेटक खाद्य संग्राहक के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी और कई स्थानों पर जो है इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। इन तीनों स्थल के अलावा भी रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। कई पुरास्थल जो होते थे नदी और झीलों के किनारे होते थे। देखिए, नदी और झीलों के किनारे जो है पुरास्थल होते थे, कई पुरास्थल। देखिए, आप जानते हैं कि पुरास्थल किसे बोलते हैं। ये समझिए सबसे पहले कि पुरास्थल का मतलब क्या होता है। पुरास्थल जो है उस स्थान को कहते हैं जहाँ से औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल किसे बोलते हैं? उस स्थान को कहते हैं जहाँ से जो है औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। यानी आरंभिक मानव जो थे इन सब वस्तुओं का उपयोग किए थे और बाद में जो है ये उन्हें वहीं पर छोड़ गए। और ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। यानी पुरास्थल जो है ऐसी वस्तु जो है कहाँ कहाँ मिले? ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। इन सब जो पुरास्थल के बारे में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। और पुरास्थल किसे बोलते हैं? तो क्या बोलना है, उस स्थान को बोलते हैं जहाँ से औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पुरास्थल। और ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो है लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर और कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। तो पुरास्थल के बारे में देखिए, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। बताए, नदी के किनारे क्यों लोग रहते थे? पुरास्थल जो है नदियों या झीलों के किनारे क्यों मिला है? देखिए, हाँ, पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि नदी और झीलों के किनारे जो है औजार, पत्थर मिल जाते थे। ऐसे पत्थरों को ढूंढते रहते थे जिनसे औजार बनाया जा सके। नदी और झीलों के किनारे देखिए किन किन चीज़ों के लिए रहते थे। तो एक तो पत्थर से औजार बना सकते थे नहीं वहाँ से, और जो भी जानवर वहाँ पानी पीने के लिए आते थे उनका शिकार आसानी से कर सकते थे। ठीक इस तरह से, और उन्हें पीने के लिए पानी भी मिल जाता था। तो इसीलिए कई पुरास्थल जो मिले नदियों और झीलों के किनारे ही मिले हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे इसलिए लोग ऐसी जगह जो है ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए, भीमबेटका कहाँ है? भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में कहाँ है? भीमबेटका जो आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। क्या? यानी इस पुरास्थल पर गुफा और कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। तो पूछा जाएगा कि लोग जो है गुफाओं में क्यों रहते थे उस समय के मानव? तो किसके लिए? बारिश से बचने के लिए, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी इन्हें, इसीलिए जो गुफा बना करके रहते थे। तो गुफाएं का साथ जो है कहाँ से मिला, किस पुरास्थल से? तो बताना भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ है? आधुनिक मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एक गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। कहाँ है? भीमबेटका गुफा जो नर्मदा घाटी के पास है। देखिए चित्र में, देखिए मैप के द्वारा ही समझना है। देखिए भीमबेटका जो है कहाँ है? नर्मदा घाटी के पास है, नर्मदा नदी के पास है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से जो है शैल चित्रकला के साक्ष मिले हैं। शैल चित्रकला के भी साक्ष मिले हैं। यानी गुफा के साक्ष कहाँ से मिला है? तो भीमबेटका से। पूछा जाएगा आरंभिक मानव जो है गुफाओं का निर्माण के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है।
भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गुफा में क्यों रहते थे? तो बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। और ये गुफाएं जो नर्मदा घाटी के पास हैं। शैल चित्रकला के बारे में देखिए, यहाँ पे समझते हैं। देखिए शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र बना हुआ है, यानी पत्थर पे चित्र बनाया गया है। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। यानी शैल चित्र कहाँ कहाँ से मिला है? तो मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में भी कहाँ से? भीमबेटका, जो अभी बताया, भीमबेटका की गुफा से जो शैल चित्र मिला है। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का जो बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। यानी एक जानवर है, उसका पीछा करते दिखाया गया है मानव का, किस प्रकार से देखिए शिकार कर रहा है, जानवर का पीछा करते हुए दिखाया गया है। ये चित्र जो कहाँ है? भीमबेटका के मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा में। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। पूरा स्थल के बारे में जान लिए। आप जानते हैं आग की खोज। आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। अब ढूंढते हैं। मानचित्र 2, कुरनूल गुफा कहाँ है? देखिए यहाँ पे क्या? कुरनूल गुफा ढूंढ लिए। मानचित्र 2 कुरनूल गुफा। अब क्या बोल रहा है आगे? आगे बोला जा रहा है कि कुरनूल गुफा ढूंढो, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा से क्या मिला है? राख के अवशेष। कुरनूल गुफा से किसके अवशेष मिले हैं? राख के अवशेष। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि यह है कि आरंभिक लोग जो थे आग जलाना सीख गए थे। यानी राख के अवशेष मिला है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? कि आरंभिक लोग जो थे आग जलाना सीख गए थे। राख के अवशेष के साक्ष्य कहाँ से मिल रहा है? तो कुरनूल गुफा से। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा। तो आग का उपयोग जो है या प्रयोग इसका जो है किन किन कार्यों के लिए करते थे? तो पहला प्रकाश के लिए, कि उससे क्या प्रकाश मिलता था, लाइट। और दूसरा मांस भूनने के लिए, मांस जो है भून करके खाते थे, पका करके। और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए इत्यादि में प्रयोग करते थे। तो आग की खोज, आग का साक्ष्य जो है कहाँ से मिलता है? तो कुरनूल गुफा से। और राख के अवशेष मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि आरंभिक लोग जो थे आग जलाना सीख गए थे। और आग का इस्तेमाल जो कई कार्यों में करते थे, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। आप जानते हैं नाम और तिथियां। नाम और तिथियां, नाम और तिथियों के बारे में। देखिए हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। यानी जो हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उनके नाम रखे हैं। कौन? पुरातत्वविद। आरंभिक काल को ये पूरा पाषाण काल कहते हैं। यानी आरंभिक काल को पुरातत्वविद किस नाम दिया है? कौन सा नाम दिया है? तो पूरा पाषाण काल। यानी आरंभिक मानव के जो आरंभिक काल था, शुरुआत काल को, इसे क्या बोला है? पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन, पूरा का मतलब क्या हुआ? प्राचीन, और पाषाण यानी पत्थर, दो शब्दों से मिलकर बना है। प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर, तो क्या हो गया? प्राचीन पत्थर यानी पुराने पत्थर। तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पूरा और पाषाण। पूरा का मतलब हुआ प्राचीन, पाषाण का मतलब पत्थर से बना है। यह नाम जो पुरास्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। यानी पूरा पाषाण नाम जो है पुरास्थलों से जो प्राप्त पत्थर के औजार हैं उनके महत्व को बताता है। और पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक का दौर है। तो यहाँ देखिए 20 लाख साल से कितने साल तक? 12,000 साल
पहले तक क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। इस काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक है आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, तीसरा उत्तर पूरा पाषाण काल या युग। मानव इतिहास की 99% कहानी जो है इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान? पूरा पाषाण काल के दौरान। मानव इतिहास की जो है लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। किस काल के दौरान? तो पूरा पाषाण काल के दौरान। पूरा पाषाण काल कब से कब तक? 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक क्या बोलते हैं, पूरा पाषाण काल। और जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। तो जिस काल में हमें पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलता है उसे क्या बोलते हैं, मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग। इसका समय लगभग 12,000 साल से लेकर के 10,000 साल पहले तक, यानी 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक क्या बोलते हैं, इसे मध्य पाषाण युग। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे, मध्य पाषाण काल के जो औजार होते थे वो क्या होते थे, बहुत छोटे होते थे। इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। किस काल को लघु पाषाण कहा जाता है? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ या लघु पाषाण बोलते हैं। किस काल को? तो बोलना है मध्य पाषाण काल को। मध्य पाषाण काल कब से कब तक? तो 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक। और पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक। मानव इतिहास की जो है 99% कहानी किस काल में घटित हुई? तो पूरा पाषाण काल में। अब उसके बाद प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। सॉरी। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। देखिए, यानी मध्य पाषाण काल में लकड़ियों के मुट्ठे, हंसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते हैं, यानी माइक्रोलिथ छोटे छोटे जो है औजार मिलते हैं। लेकिन साथ साथ पूरा पाषाण काल के औजार बंद नहीं हुए थे। मध्य पाषाण काल में पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल से पहले से होती है। कितने साल? 10,000 साल पहले से शुरुआत होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नव पाषाण युग बोला जाता है। नव पाषाण का मतलब होता है, क्या मतलब होता होगा? नव पाषाण यानी नया पत्थर। हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं। यानी पुराने स्थानों के लिए हम उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। यानी ये सब नाम जो है पुरातत्वविद ने दिया है। कौन दिया है? पुरातत्वविदों ने ये सब नाम दिए हैं। और किसके आधार पर? वर्तमान आधार पर, जो पुराने स्थान के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है। हमें पता नहीं है कि उस समय क्या नाम रहे होंगे इस काल के। तो पुरातत्वविद ने इस काल को, आरंभिक मानव के काल को जो है 3 भागों में बांटा है। एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इनमें जो है पत्थरों के महत्व को बताता है। और पूरा पाषाण काल में मानव इतिहास की 99% कहानी जो है इसी काल में घटित हुई। और पूरा पाषाण काल कब से लेकर कब तक? तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक, जो अभी हमने पढ़ा। इतना पढ़े पूरा पाषाण काल के बारे में कि आखिर मानव इधर उधर क्यों घूमते थे, आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में रहा करते थे पूरा पाषाण काल में। ठीक, हाँ, किस औजार का प्रयोग करते थे, औजार का प्रयोग किन के लिए करते थे, किन चीज़ों के लिए, इन सब जो है क्या पढ़े पूरा पाषाण काल के बारे में। और मध्य पाषाण काल कब से लेकर कब तक? तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। इसमें हमें पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलते हैं। और इस काल को मेसोलिथ बोलते हैं, मध्य पाषाण काल। और इसे माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे
बहुत छोटे होते थे, जो औजार होते थे मध्यपाषाण काल के बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ बोला जाता है, यानी लघु पाषाण। और ऐसा नहीं कि पूरा पाषाण काल के उपकरण जो है बंद हो गए थे, साथ साथ जो पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। और अगले युग की शुरुआत जो 10,000 साल पहले होती है, इसे नवपाषाण युग कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं यहाँ तक। अब कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बदलती जलवायु यानी मध्यपाषाण, खेती और पशुपालन की शुरुआत, ये सब मध्यपाषाण काल के बारे में। उसके बाद एक नवीन जीवन शैली, यहाँ से आ जाएगा नवपाषाण काल, यहाँ से क्या आ जाएगा नवपाषाण काल के बारे में। फिर देखेंगे कि जानवर जो चलते फिरते कैसे खाद्य भंडार हैं, और आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला, अस्थायी जीवन की ओर कैसे बढ़े किस प्रकार से, तो अस्थायी जीवन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे मेहरगढ़ के बारे में। यह अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए, तो आज के लिए इतना ही। पूरा पाषाण काल का अध्ययन कर चुके हैं। अब कल की क्लास में मध्यपाषाण काल से शुरुआत करेंगे। यदि आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा क्लास लग रहा है, और दोस्तों को भी बताएं, इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।